वेलकम बैक दोस्तों। मूवी का नाम है जानवर और एक बांग्लादेशी मूवी है। ये मूवी रिसेंटली इसी मंथ को रिलीज हुई, पता नहीं कहाँ पे रिलीज हुई। अब मूवी के बारे में बात करें तो सिंपल से एक ही बात बताऊंगा कि ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो लॉकडाउन के पीरियड के वक्त बांग्लादेश के किसी एरिया में किसी घर में घटी थी और कुछ लोग किस तरह से एक फैमिली के घर में घुस के उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया, वो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से, जो अभी इसे इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी एरिया में किसी घर में क्राइम हुआ था और वहां पर पुलिस वालों को 3 विक्टिम्स पाए गए और ये इंसिडेंट रात को 12 और 4 के बीच हुआ था। उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उस घर में एंटर होता है उस घर की इंस्पेक्शन करने के लिए, और वो कांस्टेबल उस इंस्पेक्टर को उसी घर में छोड़ के किसी काम के लिए बाहर चला जाता है। जब वो इंस्पेक्टर उस घर में इधर उधर देखने लगता है तो पहले उसे एक लड़की मिलती है। जब ये इंस्पेक्टर उस लड़की के करीब जाकर कुछ पूछने ही वाला होता है तो वो लड़की घबराती हुई उस इंस्पेक्टर से कहने लगती है, प्लीज मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मुझे माफ कर दो। तो इस इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो बाहर आता है, मतलब हॉल में, और हॉल में सोफे के पास एक बच्ची होती है। और जब इंस्पेक्टर उस बच्ची के करीब भी जाने की कोशिश करता है तो वो बच्ची भी यही बात कहने लगती है कि प्लीज हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरे पास मत आओ। वो इंस्पेक्टर उस बच्ची को समझाने लगता है कि बेटा मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, प्लीज यहाँ पर जो कुछ हुआ मुझे बताओ। लेकिन उसके बावजूद भी वो बच्ची यही बात कहती रहती है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर किसी कमरे में जाता है जहाँ पर उसको एक औरत दिखाई देती है और सेम इसके साथ भी यही मामला पेश आता है। मतलब जब वो इंस्पेक्टर उस औरत से कुछ पूछने ही वाला होता है तो वो औरत भी उस इंस्पेक्टर को यही बताने लगती है कि प्लीज मेरे करीब मत आओ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। तो इनकी ये हालत देखकर इस पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी इसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। खैर उसके बाद वो इंस्पेक्टर फिर से उस बच्ची के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि बेटा मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और आप मुझे अपने अंकल की तरह ट्रीट कर सकते हो, प्लीज आप मुझे बताइए कि यहाँ पर हुआ क्या है। तब जाके धीरे धीरे वो बच्ची अपने बारे में उस इंस्पेक्टर को बताने लगती है और इस बच्ची का नाम है हवारीन और कल इसका बर्थडे था। इस तरह से सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर हवारीन अपनी बड़ी बहन के पास सोई हुई रहती है। सुबह होने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलती है तो इसे याद आने लगता है कि आज इसका बर्थडे है, लेकिन ये बच्ची ये सोच के ताज्जुब हो जाती है कि इसे कोई अभी भी विश नहीं किया, क्या सब लोग मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। उसके बाद हवारीन अपनी बड़ी बहन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन बिस्तर से उठने से मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज देती है। जब हवारीन बाहर आती है तो हॉल में एक बच्चा बैठा हुआ रहता है और इस बच्चे का नाम है फादिल और एक 8 साल का बच्चा है। और इसी तरह ये बच्चा कुछ अबनॉर्मल होता है, जस्ट लाइक हैंडीकैप समथिंग। तभी उसी वक्त वहाँ पर उसकी माँ आती है और बातों ही बातों में हवारीन अपनी माँ को बताने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है ना माँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को हमारे घर बुलाऊंगी, हम लोग ग्रैंड से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उसकी माँ हवारीन को समझाने लगती है, नहीं बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना का टाइम है ना, ऊपर से लॉकडाउन, तो इस साल हम लोग ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बिना किसी को बुलाए। लेकिन हवारीन अपनी माँ से जिद करने लगती है और वो फिर से अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद हवारीन फिर से अपनी बड़ी बहन को जगाने लगती है। तो बहुत देर उठाने के बाद उसकी बड़ी बहन उठ जाती है और ऊपर से वो हवारीन को डांटने लगती है कि हवारीन ने इसकी नींद खराब कर दी। हवारीन को डांटने के बाद हवारीन की बड़ी बहन वहाँ से चली जाती है और बेचारी हवारीन नाराज होकर उसी बिस्तर पर सो जाती है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आता है जहाँ पर वो पुलिस इंस्पेक्टर हवारीन की बड़ी बहन के पास आता है पूछताछ करने के लिए और इसका नाम है नूरा अख्तर। उसके बाद नूरा उस पुलिस इंस्पेक्टर को अपने बारे में बताने लगती है कि इसका नाम है नूरा और यह हवारीन की बड़ी बहन है। खैर नूरा फ्रेशअप होने के बाद वो फिर से अपनी छोटी बहन के पास आती है और उसे उसकी नींद से जगाने लगती है और उसी तरह अपनी छोटी बहन को सॉरी भी बोलने लगती है। और इसे पता है कि आज हवारीन का बर्थडे है तो इसे अच्छे से मेकअप करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उस औरत के पास जाता है और इसका नाम है फातिमा अख्तर। इस तरह से ये पुलिस इंस्पेक्टर हर एक शख्स के पास जाकर कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहता है। उसके बाद हवारीन अपनी माँ के पास जाकर पूछने लगती है कि माँ मैं कब मेरा बर्थडे केक कट करूंगी। तो उसकी माँ अपनी बेटी को बताने लगती है कि बेटा 12 बजे हम तुम्हारा केक कट करेंगे क्योंकि 12 बजे ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद फिर से हवारीन अपनी माँ से पूछने लगती है, माँ जब मैं पैदा हुई थी तब तुमने मुझे हॉस्पिटल से घर किस वक्त लाया था। तो उसकी माँ अपनी बेटी को बताने लगती है कि तकरीबन 2:30 बजे, तो क्यों ना हम मेरा बर्थडे 2:30 बजे सेलिब्रेट करें। तो यह सुनने के बाद इसकी माँ भी राजी हो जाती है और हवारीन को बताने लगती है
चलो अच्छा ठीक है, आज रात हम जल्दी सो जाते हैं और रात को 1 बजे उठकर हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह से माँ बेटी के बीच एक क्यूट कन्वर्सेशन होने लगता है। उसके बाद फातिमा और नूरा ये दोनों मिलकर अपने घर का डेकोरेशन करने लगते हैं और इसी तरह बर्थडे केक भी बनाने लगते हैं। और एक्चुअली फातिमा का हस्बैंड मलेशिया में होता है, तो फातिमा अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करके अपने घर का डेकोरेशन दिखाने लगती है। उसके बाद नूरा अपनी छोटी बहन को हॉल में लाती है उस घर का डेकोरेशन दिखाने के लिए और उसी तरह हवरीन को उसका बर्थडे केक भी दिखाती है। ये देखकर हवरीन बहुत खुश होने लगती है और हवरीन की माँ हवरीन को बताने लगती है, चलो अब जाओ सो जाओ, हम रात को 1 बजे उठ के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद वो सारे के सारे लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद हवरीन को नींद नहीं आती क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटमेंट में होती है, तो वो फिर से अपने माँ के पास आती है, उसे जगाने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी माँ हवरीन को बताने लगती है, बेटा अब जाओ के सो जाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगी ना। वहाँ से हवरीन अपनी बड़ी बहन के पास आती है और उसे भी नींद से जगाने की कोशिश करती है। लेकिन नूरा हवरीन को कहने लगती है, प्लीज तुम मुझे मेरे नींद से मत जगाओ, तुम जाके अपनी माँ के पास जाके सो जाओ। उसके बाद हवरीन हॉल में आकर अपने आप में अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन करने लगती है। मतलब अगर ये कोरोना का टाइम नहीं होता तो यहाँ पर इसके फ्रेंड्स आए हुए रहते और इसे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए होते। इस तरह से हवरीन कुछ अपना एक्साइटमेंट जाहिर करने लगती है। थोड़ी देर बाद हवरीन उसी हाल में सो जाती है। उसके बाद ठीक आधी रात को इनके घर में एक बंदा घुस जाता है जो मास्क पहना हुआ रहता है। मतलब ये बंदा दीवार कूद के आया, पता नहीं कैसे आया, और घर के अंदर आने के बाद वो उस घर का मेन दरवाजा ओपन कर देता है और इसके साथ जो बचे कुछ लोग होते हैं वो भी इस घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल से 5 लोग इस घर के अंदर आ जाते हैं और ये 5 लोग अपने फेस को मास्क लगाए हुए रहते हैं। और इन लोगों की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि इन्होंने सुना है कि इस घर में तकरीबन 20 लाख रुपए है और उसी की चोरी करने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। और इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों के नाम भी बताया गया है। एक का नाम है कासिम जो इस गैंग का लीडर होता है और उसी गैंग में इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम है परवेज। तो परवेज अपने बाप से कहने लगता है कि पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे वो बड़ी बहन चाहिए, मैं उसके साथ एक बार SEX करना चाहता हूँ। लेकिन कासिम अपने बेटे को गालियाँ देकर कहने लगता है कि हम यहाँ पर पैसे चुराने के लिए आए हैं, ना ही कि SEX करने के लिए। चुपचाप 20 लाख रुपए ढूंढो और यहाँ से निकलो। तो ऑफकोर्स उसी हाल में हवरीन भी होती है, तो 2 लोग हवरीन के हाथ पैर बांध देते हैं ताकि वो आवाज ना कर सके। उसके बाद 2 लोग फातिमा के कमरे को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो खैर थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग उस दरवाजे को ओपन कर लेते हैं और अंदर जाकर उन पैसों को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर इन लोगों को वो पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो लोग फातिमा को उसकी नींद से जगाते हैं और उसे घसीटते हुए हॉल में लाते हैं। हॉल में लाने के बाद कासिम फातिमा से पूछने लगता है कि बताओ पैसे कहाँ पर है, वो 20 लाख रुपए कहाँ पर है। लेकिन बेचारी फातिमा उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद फातिमा किसी रूम में जाकर 30,000 रुपए लाके कासिम को देने लगती है। ये 30,000 रुपए पैसे देकर कासिम भड़क जाता है और फातिमा को गालियाँ देने लगता है, 30,000 का मैं क्या करूं, 20 लाख रुपए कहाँ पर है। और वो लोग उस अबनॉर्मल बच्चे को बाहर लाते हैं और फातिमा को धमकाने लगते हैं कि बताओ पैसे कहाँ पर है, वरना हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। लेकिन फातिमा उनसे यही बोल के रिक्वेस्ट करने लगती है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो वो लोग समझते हैं कि शायद फातिमा उन पैसों को नूरा के कमरे में छुपा के रखा है और वो लोग फातिमा से कहने लगते हैं, अपनी बेटी से कहो कमरे का दरवाजा खोले। तो उसी तरह से फातिमा अपनी बड़ी बेटी को बुलाने लगती है। लेकिन नूरा को बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। वो फौरन से अपने रूम के दरवाजे को ओपन नहीं करती। वो बार बार अपनी माँ से पूछने लगती है कि वहाँ बाहर कौन है, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन फातिमा अपनी बेटी से यही कहने लगती है, खुदा के वास्ते प्लीज दरवाजा ओपन करो। तो खैर फाइनली नूरा अपने रूम के दरवाजे को ओपन कर देती है। अंदर आने के बाद उनमें से एक बंदा नूरा को बांधने लगता है और बचे कुछ लोग उस घर की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी उनको वो पैसे नहीं मिलते। उसके बाद वो 5 लोग उन 4 लोगों को हॉल में लाकर इकट्ठा करते हैं और फिर से फातिमा से यही सवाल पूछने लगते हैं कि बताओ वो 20 लाख रुपए कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। खैर इसी दरमियान में नूरा एक बंदे का मास्क हटा देती है और उस बंदे का चेहरा देखकर नूरा और फातिमा शॉक में रह जाते हैं और उसका नाम है परवेज। और फातिमा परवेज को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चोरी करने की, और ये लोग कौन है। तब जाके वो सारे लोग अपने फेस पर से मास्क हटाने लगते हैं और तब जाके हमें ये बात पता चलती है
उनमें से एक बंदा रिक्शा वाला होता है जो नूरा को कॉलेज ड्रॉप करते रहता है और बचे कुछ लोग भी जान पहचान के ही होते हैं जो फातिमा से सामान लिया था। खैर उसके बाद फातिमा अपने घर में जाकर कुछ पैसे और अपने गहने निकालकर कासिम के सामने रख देती है और उनको बताने लगती है कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, प्लीज ये पैसे लेकर हमें छोड़ दो। वहीं पर कासिम उस रिक्शा वाले से पूछने लगता है, तुमने कहा था कि इस घर में 20 लाख रुपए है? तो वो रिक्शा वाला कासिम को बताने लगता है, हाँ मैंने इन लोगों को फोन में बात करते हुए सुना था। तो खैर घर की तलाशी लेने के बाद इन लोगों को चिकन नजर आता है। तो कासिम फातिमा से कहने लगता है कि तुम हमको चिकन पुलाव बना के दो, हम खा लेके यहाँ से चले जाएंगे। तो बेचारी फातिमा उसी तरह से चिकन पुलाव बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लोग उस खाने को खा लेते हैं और तभी दो लोगों के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आने लगता है कि ये लोग उन लोगों का आरएपी ही करेंगे, मतलब पैसे नहीं तो छोरियां ही सही। उसके बाद कासिम फातिमा के पास आकर अच्छी सी साड़ी पहनने के लिए कहता है और उसी तरह अपनी बेटियों को भी पहनाने के लिए कहता है, लेकिन फातिमा इस बात से इनकार कर देती है। यह सुनने के बाद कासिम को बहुत गुस्सा आता है और वो फातिमा को नीचे गिराकर अपने पैरों से बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है और कासिम फातिमा को फिर से घसीटते हुए उसके कमरे में लाता है और फातिमा को साड़ी देकर कहता है, ये पहनो और जल्दी पहन के बाहर आओ। जब फातिमा उस साड़ी पहनकर बाहर आती है तो वो लोग उन तीनों लोगों को डांस करने के लिए कहते हैं और ऊपर से फातिमा को धमकी भी देने लगते हैं कि अगर तुम लोगों ने नहीं नाचा तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, इसका गला काट दूंगा। तो ऑफकोर्स इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो तीनों लोग नाचने लगते हैं और उसी तरह थोड़ी देर तक वो पांचों लोग भी इनके साथ नाचने लगते हैं, इनको इधर उधर छूने लगते हैं। उसके बाद कासिम फातिमा को घसीटते हुए किसी कमरे में ले जाता है और उसका आरएपी ही करने लगता है। उसके बाद परवेज नूरा को किसी कमरे में ले जाता है और उसे भी आरएपी ही करने लगता है और उसी गैंग में एक बंदा होता है जिसका नाम है इलाही मियाँ और वो उस छोटी बच्ची का हवरीन का आरएपी ही करने लगता है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आता है जहाँ पर इस पुलिस इंस्पेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस फैमिली में ओवरऑल से 4 लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चा जिसका नाम है फादिल वो मिसिंग में है। और उसके बाद हमें ये बात पता चलती है कि वो एक्चुअली तीनों के तीनों लोग मर चुके थे। मतलब जब वो पुलिस इंस्पेक्टर इस घर के अंदर एंटर हुआ था तो वो इन लोगों को इस तरह से इमेजिनेशन किया था कि वो लोग इसको अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, हालांकि वो चारों लोग कब का मर चुके थे। एक एक कमरे में उन लोगों की लाश होती है। इस तरह से वो पांचों लोग उन तीनों लोगों को बार बार आरएपी करने लगते हैं। तो आरएपी करने के बाद वो लोग डिसाइड हो जाते हैं कि वो फौरन इस घर से बाहर निकल जाएंगे और कुछ लोगों को ये गिल्ट महसूस होने लगता है कि शायद इन लोगों को उन लड़कियों का आरएपी करना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी हवस में आकर उन लोगों ने ये कांड किया। लेकिन कासिम उन लोगों को बताने लगता है कि हमारे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है, अगर हमको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे तो हम इस कंट्री छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम इन लोगों को मार देते हैं, इसी तरह से हम बच सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन कुछ लोगों को पसंद नहीं होता, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा रेडी हो जाता है, हाँ हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, अगर बाहर जाकर उन लोगों ने हमारा हुलिया बता दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या था, वो पांचों लोग एक के बाद एक उस कमरे में जाकर उन लोगों का बहुत ही बेरहमी से गला काटने लगे, फातिमा का, हवरीन का, नूरा का, और एटलीस्ट वो लोग उस हैंडीकैप बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि शायद ये कहानी ऐसी हो सकती है, द स्टोरी कुड बी लाइक दिस। और उसके बाद रियल फातिमा की फैमिली को दिखाया जाता है और यहाँ पर आप वीडियो को पास करके इनकी कहानी पढ़ सकते हो। और उसी तरह उसके बाद इन जानवरों को दिखाया जाता है जो ये बहुत ही शर्मनाक काम किया था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। अगर आपको ये मूवी देखना है तो YouTube पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।